हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले तो देखो, हमारे देश में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं बट वो हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देखो तो कोई भी बहुत बड़ी जो गवर्नमेंट की पोस्ट होती है मोस्टली वहाँ पे आप देखोगे कि आपको कोई वुमेन नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सेक्रेटरी ऑफ मतलब देखो किसी डिपार्टमेंट की, या आप कोई बड़े बड़े पोस्ट्स पे देखो, तो एक जो जनरल स्टीरियोटाइप दिमाग में लोगों का रहता है कि वुमेन जो है वो संभाल नहीं पाएंगी, उनको अपना परिवार संभालना पड़ता है, फिर उनको बीबी होता है। तो ये सब चीज़ें ना एक्चुअल में दीज थिंग्स आर ऐसी जो अनकही बातें हैं। जैसे कि इनको ना एक बोलते हैं ग्लास सीलिंग होती है। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है कि कांच है, वो एक स्टीरियोटाइप है। तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ है कि यार ऐसा होता है। बट बहुत दिनों बाद, और या फिर एक आप कह सकते हो कि अभी जो हमारे देश की जया वर्मा सिन्हा है, इन्होंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ दिया, इन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ दिया है। शी इज़ नाउ द फर्स्ट वुमेन जो इन 166 ईयर रेलवे बोर्ड जो इतना समय हो चुका है उसकी पहली सीईओ बनती है। जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमेन टू हेड रेलवे बोर्ड। आप न्यूज़ देखिए, रेलवे बोर्ड गेट्स इट फर्स्ट वुमेन चीफ आफ्टर 118 ईयर्स। मीट जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमेन हेड इन 166 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना इनको वैसे देखा होगा, कहाँ देखा होगा, ये जो उड़ीसा वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ही करी थी रेलवे की तरफ से। तो उसमें इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली थी। ऑल्दो उस समय मेरे लिए भी ये पहली बार ही नोन हुई थी, बट अब यहाँ पे ये न्यूज़ आई है तो अभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, एंड जितनी भी हमारी लड़कियाँ स्टूडेंट्स इसको देख रही हैं, प्लीज़ आप भी अपने लाइफ में से आगे बढ़िए और लोगों के जो भी थॉट प्रोसेस है वुमेन्स को लेके, जो कि काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है, बट उसको ब्रेक करिए। दूसरा आर्टिकल जो है वो है खारगे कॉल्स मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स ऑफ इंडिया अहेड ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल सेशन। देखो क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। बेसिकली ये है क्या यार, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन थोड़े से इसके ना प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। देखो प्रोज क्या है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पैसे बचेंगे सरकार के। क्यों बचेंगे भाई? देखो बार बार इलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, तो सीएमई टाइप की जो प्रोसेस रहती है वो एक ही बार में हर जगह हो जाएगी, तो काफ़ी सारा टैक्स पेयर्स का पैसा बच जाएगा। दूसरा यार, जो गवर्नमेंट है ना वो पॉलिसीज़ पे काम करेगी। जैसे आज की डेट में बहुत बार कठिन स्टेप उठाने में सरकार डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उसको पता है कि भाई चलो अभी तो हम लोकसभा का इलेक्शन जीत लिए, लेकिन अभी स्टेट में इलेक्शन आ जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब 5 साल का पूरा टाइम मिलेगा ना, तो सरकार को पता है कि नाउ पीपल विल जज अस कि 5 साल हमने क्या किया है, ना कि हमारा कोई छोटा मोटा डिसीजन जो उन पर तुरंत इम्पैक्ट करे, जो कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो एक वो चीज़ है। तीसरा ये है कि वोटर के टर्नआउट ज़्यादा हो सकते हैं। जब अभी क्या होता है, लोग ये सोचते हैं यार बार बार जाके वोट डालना है, कितना ही वोट डालें, हटाओ नहीं जा रहे। बट ये जब एक साथ हो जाएगा तो लोगों को लगेगा चलो एक ही बार तो जाना है, डाल ही देते हैं। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। अब नुकसान भी कुछ है। पहला नुकसान इसका जो आप कह सकते हो वो ये कह सकते हो कि वैसे देखो ज़्यादा इसके फ़ायदे ही हैं, बट हाँ अब इसकी जब कुछ कोई भी चीज़ आप देखते हो दोनों पहलू से समझना पड़ता है। तो देखो पहला नुकसान तो ये कि यार इस लेवल पे इलेक्शन कराना, मतलब अब देखो आज की डेट में जब सिंगल इलेक्शंस होते हैं स्टेट के अंदर, तो भी इतना वायलेंस हो जाता है। वेस्ट बंगाल वाला भी इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है। तो जब इतने बड़ा लेवल पे इलेक्शंस होंगे इंडिया के अंदर, तो कितनी सारी सिक्योरिटी पर्सनल्स चाहिए रहेंगी, कितना मैनेजमेंट में चीज़ें लगेंगी, और ढंग से हो पाए ना हो पाए, ये सब एक मतलब क्वेश्चन का विषय रहेगा। तीसरी यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि भाई लोगों का जो वोट देने का पर्सपेक्टिव होगा ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि चलो स्टेट में भी इनको दे रहे हैं, सेंटर में भी इनको दे देते हैं, या सेंटर में भी दे रहे हैं तो स्टेट में भी इनको दे देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रोज एंड कॉन्स इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक आपके तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं ये, और इनकी एक स्टेटमेंट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही है अलग अलग जगहों पे। इन्होंने बोला है कि सनातन धर्म इज़ अ प्रिंसिपल दैट डिवाइड्स पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, अपरूटिंग इट इज़ अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन इक्वालिटी, आई स्टैंड विद फरवली, जो इन्होंने कहा था। बेसिकली इन्होंने कुछ इस तरीके की चीज़ें कहने की कोशिश करी थी कि सनातन धर्म शुड बी इरेडिकेटेड जस्ट लाइक डेंगू, मॉस्किटोज, मलेरिया और कोरोना वायरस। इनका एक पूरा वीडियो है और उसमें इस तरीके की बातें कही गई थी। तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और काफ़ी कुछ लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई। तो वो दोनों तरफ वाली चीज़ें हैं, इसको कोई रिलीजन पॉलिटिकल से नहीं जोड़ना है, इट जस्ट देश दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए।
फिर यहाँ पे देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे टेक्स्ट वाले पेज पे एक आर्टिकल आया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको डिटेल में अभी एंड में डिस्कस करेंगे, आप लोग प्लीज़ ढंग से इसको समझ लीजिए। आरटीआई एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे फिर वो क्लैट यूजी का पेपर हो, चाहे वो क्लैट पीजी का पेपर हो, चाहे एनएलसेट का पेपर हो, इवन एसए में भी आपके एनएलसेट वालों के लिए तो आ सकता है। क्लैट यूजी के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल पैसेज बेस में ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, एंड क्लैट पीजी में तो बन ही सकता है। तो थोड़ा इसको देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो अभी आरटीआई एक्ट भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है जिसमें ये बात चल रही, मतलब पिटीशन तो काफ़ी समय से फाइल है, लेकिन अभी सुनवाई होने लग गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आरटीआई के अंडर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा पहले सोचो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंडर आती है, तो जवाब है नहीं। एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंडर में आती है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। चलो यहां से देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज फियर्स ऑफ आरटीआई टू डिस्क्लोज इंटरनल डिसीजन मेकिंग। केस का जो नाम है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट अभी न्यूज में आ गया है। तो पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारे देश में कब आया? पहली चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का एक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, 2004 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। होता क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट चीजें करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चीजें करते थे, आम आदमी उनसे जब जवाब मांगने जाता था तो उनको ठुकरा दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे हटा दिया जाता था कि नहीं बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता का सर्वेंट। लेकिन वो बिहेव ऐसा करते थे कि भाई हमारी मर्जी, हम तानाशाह हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक गांव है, वहां पे ये रोड बनी, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि यार ये रोड ढंग से बनी नहीं है, आप गए पूछने ठेकेदार से या जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप वहां गए, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम नहीं बता रहे, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, हम नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन जो जनता के प्रतिनिधि है ना, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज है, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया। तो ये वाली चीज है। जैसे कि जुडिशरी की देखो क्या होता है, मुझे क्लैट के तो कोई केसेस नहीं पता है, लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो पेपर्स देते थे, उन्होंने आरटीआई डाल के अपनी कॉपी निकलवाई, पर पहले ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होती थी। तो मे बी क्लैट में भी ये सब सिस्टम होता हो, लोग करते ही हो। तो टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो हो गया आरटीआई का सबसे पहला रीजन। और दूसरा, इसने एम्पावर किया है सिटीजन्स को। सिटीजन्स के पास एक पावर दी है कि वो इन पब्लिक सर्वेंट से उत्तर मांग सकते हैं, आंसरेबल कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए, आपने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए। अगर ये 1 करोड़ रुपए आए थे सड़क को बनाने के लिए, तो आपने वो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर। ये क्या है? ये क्या है कि आप क्या क्या इन्फो मांग सकते हो आरटीआई के अंदर में, ठीक है। तो देयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्लोजर, फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन आरटीआई एक्ट। कौन से सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई एक्ट के? सेक्शन 8 के अंदर आपको काफी सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो आरटीआई के अंदर में नहीं कवर होंगे। देखो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आपको रीड कर लेना तो आपको याद रहे। वरना सबसे ज्यादा जो एक चीज रहती है इसमें, सोवेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेप्शन है। आप आर्मी से कुछ मांगोगे, आर्मी नहीं देगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है। The disclosure of information, sorry. The disclosure of information can prejudicially affect sovereignty और integrity of India, तब आपको नहीं मिलेगी। Security, strategic, scientific, economic interest of the state, अब आप DRDO से मांग लो कुछ, इसरो से कुछ मांग लो, वो लीक होगी तो पब्लिक में बात फैल जाएगी, दूसरे कंट्री वाले चुरा लेंगे। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। इसके अलावा फॉरबिडन
टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्क्लोजर ऑफ विच में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तब भी नहीं मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट होंगे, आप भाई हल्दीराम से कह लो कि तुम्हारी भुजिया कैसे बनती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हल्दीराम तो प्राइवेट बॉडी हो गई, लेकिन समझ रहे हो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो वो आप मांग लो। इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन आपकी ये आपको ये ध्यान रखना है, प्लस सेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आपको कहां मिलते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो आरटीआई एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं जो देख लिए जाएं। सबसे पहले एक है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या नाम है इनका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका क्या काम होगा? जो आरटीआई डलेगी वो इन्हीं पे डलेगी, फिर यही पूरा डेटा कलेक्ट करके रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सब हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे सब समझ में आ जाए आपको, ठीक है। फिर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आप नाम से समझ सकते हो, ये स्टेट पे सुपरवाइज करेगी चीजों को और ये सेंटर पे सुपरवाइज करेगी। अब आपने जैसे कोई आरटीआई डाली, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नंदिनी, ठीक, नंदिनी ने आरटीआई डाली, तो नंदिनी को जवाब मिनिमम कितने दिन में मिल सकता है? 30 डेज। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, सामने वाले को। जैसे नंदिनी ने नगर पालिका में डाला कि भाई ये कचरा यहाँ से कौन उठाने की जिम्मेदारी है, नाम बताओ, उठा नहीं रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही होगा कि हाँ यार ये फला फला बंदे किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 डेज। और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो ना, तब आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिफ्यूज करना है और उसके साथ रीजन देना है कि क्यों नहीं बता रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी का है देन यू नीड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज टेल देम द रीजन कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद अगर पीआईओ से आप नाराज हो या फिर आप जिस भी अथॉरिटी पे कंप्लेन करना चाह रहे हो, आरटीआई के थ्रू उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, वो नहीं बता रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पहली आप अपील कहां कर सकते हो? डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपीलेंट अथॉरिटी होगी, वहां पे आप कर सकते हो। अगर वहां पे ना निकले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप यहां पे अपील कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे लास्ट का मुद्दा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है फिलहाल। तो देखो हम दोनों साइड में देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है और क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और क्या उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि भाई आपका होना चाहिए। देखो पता है पॉलिटिकल पार्टीज को ना बहुत सारा रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे टैक्स नहीं देना है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक पहली डिमांड यही आती है कि भाई आप फायदा तो सरकार से सारा ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो आरटीआई के अंडर में। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता वोट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता ज्वाइन करती है, आम जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव ये बाद में बनते हैं, तो आम जनता का राइट है ना इनसे क्वेश्चन पूछने का कि क्या करते हो, कैसे फंडिंग करते हो। अब ये लोग मना क्यों करते हैं? ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इंटरनल चीजें हैं, अगर ये पब्लिक में आ जाएंगी तो हमारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स मतलब हम कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्शन जीतना है, वहां पे वैसे जीतना है, वो बाहर आ जाएगा। हमारी ऑटोनॉमी पे दिक्कत आ जाएगी, हम मनचाहा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से कुछ ये आता है कि भाई इसलिए हम आरटीआई एक्ट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने आरटीआई एक्ट को देखा और उससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे पहले इस केस का नाम क्या है जो अभी फाइल पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर? कहां गया यार? चलो पहले फाइनेंस कमीशन रिवाइज करते हैं, फिर आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो 16th आनी है और आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, 5 इयर्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 6 इयर्स इस बार कर दिया गया है। मतलब हर बार के लिए नहीं किया है, जो 2017 में बनी थी उसको 6 साल के लिए दिया गया था, एनके सिंह जी ने जो हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन, और 1987 में भी ऐसा हुआ है। और तो कुछ है नहीं, सेस वर्सेस सरचार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। आरटीआई का ये केस है, इसका नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इसकी। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द आरटीआई। तो लेट्स सी क्या होता है।
आरटीआई क्यों लाया, टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एम्पावर सिटीजन्स, और क्या क्या आप मांग सकते हो मैंने बताया। एक्सेप्शंस क्या है, सेक्शन 8 जो है वो सारा एक्सेप्शंस की बात करता है आरटीआई एक्ट की, जिसमें मेन अगर आप याद रखना चाहो तो नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी, सिक्योरिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो आप याद रखें, अगर कुछ वो आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, आंसर 30 दिन के अंदर देना है, लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है तो 48 घंटे में देना है, एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो। आप अपील कहाँ कर सकते हो, पहली डिपार्टमेंट अपीलेंस अथॉरिटी में और दूसरी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। फिर क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको दोनों बताया। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि सिर्फ हम ही गवर्नमेंट से फायदा नहीं ले रहे हैं, ऐसे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओ जो होते हैं या जो आपके टेम्पल्स अथॉरिटीज होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, इन सबको सरकार टैक्स रिबेट देती है, तो क्या ये भी फिर आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे, तो ये इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो आप लोग के एग्जाम आ चुके हैं, पास में ही हैं, तो थोड़ा 100% के उस पर आप लोग कर भी रहे होगे और थोड़ा और अपना फुल इसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।